मैंने ऑफिस में आते ही नज़र दौड़ाई तो मुझे सोना कहीं भी नज़र नहीं आई। मैंने घंटी बजाकर एक दूसरे नौकर को बुलाया, उससे सोना को बुलाने के लिए बुलावा भेजा। कुछ ही देर बाद सोना मेरे सामने थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े सदमे से गुजरी हो या जैसे वो किसी बहुत बड़ी कैद से रिहाई पाने के बाद इस दुनिया में आई हो। कुछ ही देर बाद मेरी दोस्त मनीषा ऑफिस में आई और आते ही आराम से एक सीट संभाल ली। मेरी दोस्त मनीषा एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक थी और मेरे साथ ये एनजीओ चला रही थी, जिसमें हमने सैकड़ों बेसहारा औरतों को सहारा दे रखा था और उन्हें समाज में बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखा रहे थे। हमारे पास आने वाली हर औरत कई बुरे हालात से गुजर कर आती थी, जिनकी दिमागी हालत बहुत ख़राब होती थी। उन्हीं औरतों में से एक सोना थी। सोना को आया आज हफ्ता भर होने को था, लेकिन अब तक उसने हमसे ना कोई बात की थी, ना ही कोई रिएक्शन दिया था। सारा दिन चुपचाप एक कोने में पड़ी हुई दीवारों और इंसानों को घूरती रहती थी। लेकिन मनीषा की लगातार मेहनत और धीरज से सोना अब तेज़ी से ठीक होने लगी थी और मुझे उम्मीद थी कि आज के दिन ये हमें अपने बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बताएगी। आज सोना ने एक अजीब हरकत की और कुछ ही देर बाद गले से अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी। मैं और मनीषा उसकी इस हरकत पर हैरान थे और पहली बार हमें पता चला कि सोना गूंगी है। अब हम उसके बारे में कभी नहीं जान सकेंगे, ये सोच आते ही मेरे चेहरे पर मायूसी के साए लहराने लगे। लेकिन मनीषा ने हिम्मत नहीं हारी और तेज़ तेज़ रोती हुई सोना से पूछा कि वो क्या लिखना पढ़ना जानती है। जिस पर उसने हाँ में सिर हिलाया तो मैंने चैन की सांस ली और जल्दी से नोटबुक और पेन उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने रोते रोते खुद को संभाल कर लिखना शुरू किया और सबसे पहले उसने बताया कि वो बोल नहीं सकती, लेकिन दिमागदार होने की वजह से थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती है। इसी के सहारे वो हमें अपने बारे में बताएगी और हमने उसकी बात मानते हुए हामी भर ली। तो फिर सोना ने अपनी कहानी की शुरुआत ऐसे की कि मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। जब मेरा जन्म हुआ तो खुशी के गीत बजाए गए। मेरे माँ बाप और भाई बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी तब ख़त्म हो गई जब पता चला कि मैं बोल नहीं सकती। यह खबर सुनते ही मेरा बाप हत्थे से उखड़ गया। उसने मेरी माँ से कहा कि वो मुझे किसी अनाथ आश्रम में भेज दे या कहीं दूर छोड़ाए जहाँ मुझे कुत्ते और भेड़ियाँ नोच कर खा जाएं, लेकिन वो मुझे इस घर में और नहीं रख सकता। मगर मेरी माँ का दिल अपनी इकलौती बेटी की ममता से भरा हुआ था। उसने मेरे पिता की बातें, ताने और जुल्म सह लिए, मगर मुझे खुद से अलग नहीं किया। मेरा बाप बचपन से ही मुझसे नफरत करता और धीरे धीरे भाइयों ने भी मोहब्बत छोड़ दी और बचपन में माँ बाप ने शिक्षा नहीं दिलवाई। मगर मैं बहुत होशियार थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। शायद भगवान की तरफ से मुझे इतनी बुद्धि मिली कि मैं थोड़ा बहुत खुद से लिखना पढ़ना सीख गई थी। क्योंकि मैं पैदाइशी गूंगी थी, इसलिए जवान होकर माँ बाप पर बोझ बनकर रह गई। घर में बाप के अत्याचार से छुटकारा पाती तो भाइयों के हत्थे चढ़ जाती। सिर्फ मेरी माँ थी जो मेरे लिए दिल से दुखी होती और मुझे भी संभालती। मैं अपनी इस बेबसी पर खूब दिल खोलकर रोती थी और प्रार्थनाएं करती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इस घर से चली जाऊं। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे लिए रिश्ता आया है। दुनिया की बाकी लड़कियों की तरह मुझे भी शादी की तमन्ना थी, इसलिए मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और प्रार्थना करने लगी कि मेरी भी शादी हो जाए। फिर पिताजी और भाइयों की बातों से भी जान छूट जाएगी। मुझे माँ की जुबानी कुछ दिन बाद पता चला कि मेरे लिए दिल्ली शहर के पास के गांव से एक बहुत अमीर चौधरी का रिश्ता आया है। ये सुनकर मैं और भी हैरान और खुश हुई। पहली बार हमारे घर रिश्ता लेकर चौधरी की कोई दूर की रिश्तेदार आई थी, जबकि दूसरी बार रिश्ते के लिए चौधरी की माँ खुद हमारे घर आई। सब लोग जिस कमरे में बैठे बात कर रहे थे, मैं उसकी खिड़की से छुपकर मैं देख और सुन रही थी। चौधरी की माँ ने बहुत महंगा सूट पहना हुआ था और उसके हाथों और गले में कीमती गहने भी थे। चौधरी की माँ ने मेरे पिताजी को मेरे रिश्ते के लिए हाँ कहते हुए एक बड़ा सा बैग भी निकालकर मेरे पिताजी के सामने रख दिया। मेरे पिताजी ने बैग खोलकर देखा, जो कि पैसों से भरा हुआ था, और यहाँ मेरे बाप की आंखों पर नोटों की पट्टी बंध गई और उसने उस कागज़ के टुकड़ों के खातिर मुझे बेच डाला और चौधरी के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि शादी करने के लिए मुझे इतना सस्ता बेचा जाएगा। मेरा बाप मुझसे इतनी नफरत करता था कि मुझे बेच ही डालेगा, ये अंदाज़ा भी मुझे पहले कभी ना हुआ। मेरे होठ तो हमेशा से ही बंद थे, लेकिन मैंने अपनी आंखें और कान भी बंद कर लिए और भाग्य का लिखा समझकर ये फैसला भी स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिन बाद मेरी शादी की तारीख रख दी गई और शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन बनी, महंगा सूट पहने हुए थी और सब औरतें मेरी किस्मत से जल रही थीं। गूंगी होने के बावजूद मुझे कितना अमीर पति और ससुराल मिला है और मेरे तो दिन फिर गए हैं। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि अभी ये बातें चल ही रही थीं कि बाहर शोर सुनाई दिया। आदमियों के टेंट में से आदमियों के जोर जोर से बोलने की आवाज़ें
आने लगीं और हमारी एक रिश्तेदार दौड़ती हुई कमरे में आई। मेरा दिल जोर से धड़का। उसने मेरी माँ को बताया कि तुम लोगों ने अपनी गूंगी बेटी पर ऐसा जुल्म क्यों किया। चौधरी पहले से शादीशुदा है और उसकी 2 शादियां हो चुकी थीं। मेरी माँ ने दौड़कर पिताजी को ये बात बताई और कहा कि ये शादी नहीं होगी, मगर पिताजी ने सबके सामने माँ को घर से निकालने की धमकी देकर चुप करवा दिया। थोड़ी देर बाद मेरे ससुराली बारात लेकर पहुंच चुके थे। मैंने कमरे में छुपकर आदमियों के टेंट में झांका तो अपने होने वाले पति को देखकर मुझे बहुत मायूसी हुई। वो उम्र में मुझसे 20 साल बड़ा था, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली हुई, क्या मेरा बाप मुझे उस इंसान के हाथों नहीं बेचेगा। मगर ये भी मेरी भूल ही रही थी। मेरे बाप ने चौधरी और उसकी माँ से कहा कि आपने हमसे झूठ बोला है, इसलिए अब और पैसे देने होंगे। मैं अपने बाप का बढ़ता हुआ लालच देखकर सुन रह गई कि कोई बाप इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। चौधरी की माँ ने मेरे बाप को उसी समय और ज्यादा पैसे देकर उसका मुंह आंखें बंद कर कान बंद कर दिए और यूं मेरी शादी उस चौधरी से हो गई और मैं ब्याह कर अपने गांव से बहुत दूर के गांव में आ गई। ये हवेली मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ी थी। एक दिन में उस पूरी हवेली को नहीं देखा जा सकता था। हवेली पहुंचने तक रात हो चुकी थी। कुछ रस्मों रिवाजों के बाद मुझे भी मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं कीमती गहनों से लदी हुई उदास दिल के साथ अपने पति के इंतजार में बैठी थी। कुछ ही देर बाद चौधरी कमरे में आया तो मैंने एक उचटती हुई निगाह उस पर डाली। चौधरी ने मेरी तरफ देखते हुए अपनी रौबदार आवाज में नौकरानी को बुलाया और उससे कहा कि मुझे इस हवेली के असूल और तौर तरीके समझा दे। मैं अपने इस अजीब और गरीब पति का इतना कड़ा लहजा देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वो आज ये सब कुछ क्यों कर रहा है। मैं बोल तो सकती नहीं थी और ना ही किसी को कुछ समझा सकती थी। चौधरी समझाकर कमरे से निकल गया और नौकरानी मेरे पास चली आई। उसने मुझे कपड़े बदलने को कहा और खाने का सामान मेरे बिस्तर पर रख कर चली गई। कुछ देर बाद वो दोबारा आई और मुझे समझाने लगी, मैं इस हवेली की पुरानी नौकरानी हूँ और आज तक इस हवेली के साथ कभी नमक हरामी नहीं की, और जो भी ये करता है उस पर इस हवेली का कहर टूट पड़ता है। इस हवेली के मालिक के सामने कभी जुबान नहीं खोलना, और तुम तो पहले ही गूंगी हो, तुम क्या बोलोगी। मेरे गूंगेपन का ताना मारते हुए वो हंसने लगी, लेकिन मैं दिल ही दिल में कुढ़ने लगी। वो मुझे हवेली के कानून समझा कर चली गई और वो रात मैंने अकेले जाकर अपने भाग्य पर रोते हुए गुजारी। साथ मैंने अपने भगवान से शिकायत की कि अगर उसने मुझे इतना मजबूर ना बनाया होता तो आज ये सब लोग मेरी मजबूरी के साथ ना खेल रहे होते। सुबह होने पर वही नौकरानी एक बार फिर मेरे कमरे में आई और मुझे बताया कि अब मुझे सबके साथ नाश्ता करना है। मैं जब बाहर सबके बीच गई तो वहां मेरी सास बैठी हुई थी। मैं उनके पास जाकर नमस्ते करने ही लगी थी कि मेरे पति की गरजदार आवाज मेरे कानों से टकराई, जिसे सुनकर मेरी आंखें पटी की पटी रह गईं। घर के सारे नौकर भी वहीं चुपचाप खड़े थे, लेकिन किसी के भी चेहरे पर मुझ जितनी हैरानी नहीं थी। सब सपाट चेहरा लिए वहीं खड़े थे। मेरे पति ने मुझे घसीट कर एक तरफ कर दिया और कहा कि किराए पर लाई माँ का ड्रामा खत्म हो चुका है, इसलिए अब सामान समेटो और यहाँ से निकलो। मैं जो उस औरत को चौधरी की सगी माँ समझ रही थी, वो तो मेरी ही तरह खरीदी गई थी। उस औरत ने भी बिना मेरी तरफ देखे जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और वहां से चलती बनी। मुझे अब विश्वास हो गया था कि शादी से पहले हमारी रिश्तेदार जो कुछ बता रही थी वो सच था। मेरे पति ने नौकरानी को हुक्म दिया कि मैं उसे हवेली दिखा दूं। मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा नाश्ता किया और उसी नौकरानी के साथ हवेली देखने चल पड़ी। उसने मुझे सारा दिन हवेली दिखाने में लगा दिया। इस आलीशान हवेली ने मुझे बहुत हैरान किया। ये जितनी आलीशान हवेली थी उतनी ही रहस्यमयी भी लग रही थी। हवेली दिखाते हुए ऊपर की मंजिल पर बने हुए एक कमरे के पास जाकर नौकरानी ने मुझे रुकने का इशारा किया और खास तौर पर नसीहत की कि मैं कभी भी इस कमरे के करीब भी ना आऊं। ये चौधरी का खास कमरा है, यहाँ वो हर रोज कुछ समय अकेले में गुजारता है। मुझे कमरे के अंदर झांकने का शौक हुआ कि आखिर ऐसा भी क्या है जो पत्नी से भी छुपाया गया है, लेकिन डर और खौफ से मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरी शादी के दूसरे दिन चौधरी रात में मेरे कमरे में आया और मुझे उस दिन पता चला कि वो बहुत बेरहम और जालिम इंसान था, जिसकी नज़र में औरत किसी खिलौने से ज्यादा नहीं थी। लेकिन मैंने भी दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि मैं अब अपने पति को बदल कर ही दम लूंगी, क्योंकि मेरा उसके अलावा कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। मैंने अगले दिन उठकर नौकरों के साथ मिलकर खुद किचन के सारे काम किए, लेकिन खाने के समय जब मेरे पति को ये बात पता चली तो उसने सारे बर्तन उठाकर दूर फेंक दिए। ये सब देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा और मैं वहां से चली आई। उसने गरजदार आवाज में हुक्म दिया कि आज के बाद मैं कभी भी किचन का रुख ना करूं और ना ही उसका कोई काम करूं। मैं सहम कर एक कोने में बैठ गई। घर की पुरानी नौकरानी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मेरी जुबान बंद है। इस तरह मैं उस इंसान को बहुत जल्दी बदल सकती हूँ।
मैंने एक बार फिर अपना दिल साफ किया और राजी खुशी रहने लगी। मैंने अब इस रहस्यमयी हवेली के साथ समझौता करके रहना सीख लिया था और घर के नौकर भी मेरा खास ख्याल रखते थे। पुरानी नौकरानी मेरे साथ घुल मिल गई थी और मुझे हवेली के बारे में अक्सर बताती रहती, लेकिन मेरे दिमाग में तो वही बंद कमरा आज भी मौजूद था जो मैंने 2-3 बार दूर से देखा था। और एक दिन में एक बार मेरा पति उस कमरे में जाता था। मैंने एक दिन हिम्मत करके नौकरानी से पूछ लिया कि चौधरी की पहली वाली पत्नियां उसे क्यों छोड़कर चली गईं। नौकरानी मेरे इशारे से पूछे गए सवाल को समझकर सहम गई। डर और खौफ उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था और वो फौरन वहां से उठकर चली गई। लेकिन अगले ही दिन आकर उसने जो मुझे बात बताई उसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। नौकरानी ने कहा कि चौधरी की पहली पत्नियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थीं और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई। मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैंने एक रात चौधरी से कहा कि वो मुझे मेरे माँ बाप से कभी मिला लाए, लेकिन उसके जवाब ने तो मेरे सर पर ही आसमान गिरा दिया कि मेरे माँ बाप मुझे हमेशा के लिए बेचकर अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे अपनी माँ की भी याद आई कि उन्होंने कभी क्यों पलट कर बेटी की खबर न ली। वो कैसी इतनी पत्थर दिल हो गई। मैंने उसके बाद कभी अपने पति से कोई फरमाइश नहीं की और खामोशी से उसके साथ रहने लगी। कुछ ही समय के बाद मुझे अपने माँ बनने की खबर मिली तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई और मैंने पहली बार अपने पति के चेहरे पर भी खुशी की झलक देखी। बच्चे के आने का सुनकर उसने अपना व्यवहार मेरे साथ काफी हद तक अच्छा कर लिया और मेरा ख्याल रखने लगा। पुरानी नौकरानी अब भी मेरे साथ थी और अब वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी। मुझ पर हवेली से बाहर की दुनिया हमेशा के लिए बंद हो गई थी, लेकिन हवेली के अंदर मुझे हर तरह का सुकून और सहूलियत दी जा रही थी। जब 9 महीने बाद एक दिन खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया तो उस दिन पहली बार मैंने हवेली के दौर दीवार पर खुशी की झलक देखी। हवेली का वंश आ जाने से हर छोटा बड़ा इंसान खुश था। दिल्ली के इस गांव को भर भर कर मिठाइयाँ बांटी गई और गरीबों को खाना खिलाया गया। मैं अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थी और पहली बार मुझे भी जिंदगी अच्छी लग रही थी। यूं ही सुकून भरा समय गुजरने लगा, बच्चा पलने लगा और शादी को 1 साल बीत गया। इस दौरान मुझे अपने माँ बाप कभी कभी बहुत याद आते थे, खास तौर पर माँ अगर आज बेटे को देखती तो कितना खुश होती, लेकिन डर के मारे कभी भी पति से जिक्र नहीं किया था। एक रात मैं अपने बच्चे के साथ सुकून की नींद सो रही थी कि मेरी आँख खुल गई। आधी रात के समय मैंने देखा मेरा पति बिस्तर से गायब था। मैंने उठकर कमरे से बाहर देखा तो हर तरफ डर का साया था, लेकिन हवेली के ऊपरी हिस्से से मुझे आवाज आई जैसे 2 लोग सीढ़ियां चढ़ते ऊपर जा रहे हैं। मैंने हल्की रोशनी में ऊपर के जीने पर देखा तो मुझे अपना पति सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ दूसरा इंसानी साया भी था और वो कोई जवान लड़की थी। पत्नी होने की हैसियत से मुझे अपने पति पर शक हो चुका था कि रात के अंधेरे में वो गैर औरतों के साथ समय बिताता है। वो दोनों हवेली के उसी रहस्यमयी कमरे की तरफ जा रहे थे जहां मेरा जाना मना था। तो ये वजह थी, वो कमरा मेरे पति के अय्याशियों का अड्डा था। मैं रोती हुई वापस अपने कमरे में आ गई और किसी से कुछ न कहा, क्योंकि यहाँ मुझे सुनने समझने वाला कोई नहीं था। उसके कुछ ही दिन बाद रात को मैंने अपने पति को एक और 2 लड़कियों के साथ उसी कमरे की तरफ जाते हुए देखा तो मुझे यकीन हो गया कि वो मेरे साथ कई औरतों को रखे हुए है। कुछ दिन बाद मेरा पति मुझे काम के सिलसिले में शहर जाने का कहकर चला गया, जबकि मैं जानती थी कि वो और औरतों में अपना समय गुजारने गया है और मुझसे झूठ बोला है। मैं चुप हो गई और मैं अपने बच्चे के साथ ही रहने का इरादा कर लिया। उसी रात मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसे किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ गई। मैं कभी हवेली से बाहर नहीं निकली थी और पुरानी नौकरानी कुछ दिन से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। ऐसे में मुझे घर के एक नौकर से कहना पड़ा कि वो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाए। नौकर मुझे ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन बच्चे की बिगड़ती हालत देखकर उसने मुझसे कहा कि वो मुझे पुरानी नौकरानी के पास लेकर जाएगा, वही डॉक्टर का बंदोबस्त करेगी। मगर मैं इस पर राजी न हुई और दौड़कर हवेली के मेन दरवाजे से बाहर निकल गई। नौकर मेरे पीछे भागता हुआ आया और उसने गाड़ी निकालकर मुझे बैठने का इशारा किया। उसके बाद वो मुझे शहर के हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टर ने बच्चे की गिरती हुई हालत को देखकर उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लिया। अगले दिन तक मेरे बेटे की हालत संभल गई थी तो मुझे भी सुकून हो गया और इसी दौरान मेरी पुरानी नौकरानी भी मेरे पास आ गई। मैंने उसके चेहरे से अंदाजा लगाया कि वो काफी डरी हुई है और बार बार मुझे यहाँ से चलने का कह रही है। मैंने उसे कहा कि डॉक्टर बच्चे को आज ही डिस्चार्ज कर देंगे, हम शाम तक हवेली पहुंच जाएंगे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल के डॉक्टर से छुपकर मुझे साथ लिए हवेली वापस आ गई। हवेली पहुंचने पर मुझे पता चला
कि चौधरी आज सुबह ही घर आ चुका है। ये खबर सुनकर मेरा दिल कांप उठा कि ना जाने अब मेरे साथ क्या होगा। लेकिन चौधरी आज बहुत नरमी से बात कर रहा था और मेरे हाथों से अपने बेटे को लेकर प्यार करने लगा। मेरा भी डर जाता रहा, मगर मुझे हवेली की पुरानी नौकरानी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी कि अब मैंने चौधरी को बहुत बदल दिया है और अब मैं उसके बच्चे की माँ भी हूँ, इसलिए उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उस रात जब हम अपने कमरे में गए तो चौधरी मेरे पास आया और आज उसका अंदाज मुझे बहुत अजीब लगा। उसने मुझे कहा कि क्या मैं जानना नहीं चाहूँगी कि उसकी पहली 2 पत्नियाँ कहाँ गईं। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सुनती रही। तो वो खुद ही बोल उठा। आज उसके बदले बदले तेवर देख कर न जाने मेरा दिल हौले हौले क्यों काँप रहा था। मेरे पति ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि बचपन में जब मेरा बाप मर गया था तो मैं बहुत छोटा था और अपनी माँ के सहारे इस दुनिया और इतनी बड़ी हवेली में अकेला रह गया। मेरी माँ शुरू शुरू में मुझे बहुत अबला लगती थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहती थी और मेरे बाप की मौत के पीछे मेरी माँ का ही हाथ था। माँ ने बड़े बड़े अमीर लोगों में उठना बैठना शुरू किया और मर्दों से संबंध बनाए। मेरी रगों में दौड़ता गरजमंद खून ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और मैं औरत ज़ात से ही दूर होता चला गया। मुझे लगा अब मैं कभी किसी औरत के करीब ना रह सकूंगा। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक औरत आ ही गई। फिर जब मैंने उससे पहली शादी की तो शुरू में मुझे अपनी पत्नी पसंद थी, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मुझसे ज़्यादा बाहर की दुनिया के मर्दों में दिलचस्पी रखती है। उसके लिए मेरी कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी की और मुझे अब भी औरत से बेवफाई ही मिली। और क्योंकि उसे मुझसे ज़्यादा मेरी दौलत से प्यार था, अब मैंने तीसरी शादी तुमसे की कि तुम्हारी जुबान नहीं थी, तुम्हारे अंदर दूसरी औरतों के जैसी चालाकियाँ भी नहीं थी। मैं चुप बैठी अपने पति की कहानी सुन रही थी और दिल में अफसोस भी हो रहा था कि माँ की गैर जिम्मेदारी ने एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी बर्बाद करके रख दी। अचानक मेरा पति बोल उठा कि चलो आज मैं तुम्हें उस कमरे का राज बताऊं जिसे जानने के लिए तुम बेचैन हो। उनके ये शब्द सुनकर मैं बहुत डर गई और उनके साथ जाने से मना करने लगी, क्योंकि आज वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन वो अपनी बात पर डटा हुआ, इसलिए मरती क्या ना करती। मैं उसके साथ उठकर ऊपर वाले जीने की तरफ बढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर मेरा पति उस खुफिया कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा और मैं खामोश खड़ी उसकी हरकत नोट कर रही थी। मेरे पति ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और कहा कि जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो मुझे लगा कि अब कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन मैं इस बार भी गलत ही हुआ। तुमने भी मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर कदम बाहर निकाल ही लिया, इसलिए अब तुम भी वहीं जाओ जहाँ मेरी बाकी पत्नियाँ हैं। ये कहते हुए उसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर धकेल दिया और मैं डर और खौफ के मारे ज़मीन पर गिर गई। किसी तरह मैंने जल्दी जल्दी उठकर खुद को संभाला तो ये देखकर मेरी आत्मा कांप गई, क्योंकि ये कमरे के अंदर सैकड़ों सांप और बिच्छू थे जो जगह जगह खून में लथपथ ताज़ा लाशों पर छपटे हुए थे। उनमें से कुछ जिस्म गल सड़ गए थे और कुछ ताज़ा थे जिन्हें सांप और बिच्छू खा रहे थे। ये दृश्य देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और शरीर कांपने लगा। उन लाशों में उन औरतों की लाशें भी थीं जो कुछ दिन पहले मैंने अपने पति के साथ देखी थी। अपनी मौत को इतने करीब देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि मेरा भी उन जैसा ही हाल होने वाला था। मैं जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी, जो जल्दी बाहर से किसी ने खोल दिया और दरवाज़ा खोलने वाली हवेली की वही पुरानी नौकरानी थी। मुझे आज उसकी सारी बातें और फिक्रें समझ में आ गई। उसने जल्दी से मुझे वहाँ से भाग जाने का कहा और मैं दौड़कर कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ उतरती हुई बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन मुझे अपनी नौकरानी की चीखें सुनाई दी। मैंने देखा मेरे पति ने नौकरानी को कमरे में बंद कर दिया है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था। मैं भागकर हवेली से बाहर निकल गई। हवेली के बाहर खड़े एक नौकर ने मेरी मदद की और गाड़ी में बैठाकर वहाँ से दूर ले गया। लेकिन मैं जानती थी मेरा पति मेरे पीछे आएगा, इसलिए मैंने कुछ दिन अपने उस नौकर के किसी जानने वाले के पास पनाह ली। इस दौरान वो नौकर मुझसे रोज़ मिलने आता रहा। मुझे अपना बच्चा चाहिए था, लेकिन मैं हवेली नहीं जा सकती थी। मैंने उसी नौकर से कहा कि वो मुझे मेरे घर ले जाए और मेरे माँ बाप से मिलवाए। मेरे माँ बताए गए एड्रेस पर वो मुझे मेरे घर ले गया। लेकिन ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और सर पर आसमान टूट पड़ा कि चौधरी ने उसी रात मेरे माँ बाप और भाइयों को जिंदा जला दिया था और वो जगह जो कभी मेरा घर था वो राख बन चुकी थी। वहाँ कुछ नहीं बचा था। मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गई थी। मेरी तो दुनिया लुट चुकी थी। उसके बाद मैं आज आपके सामने हूँ। सोना अपनी कहानी लिखते लिखते थक चुकी थी। उसने कागज़ पेन एक तरफ फेंक दिया और डॉक्टर मनीषा ने दिल दहला देने वाली ये कहानी सुनने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए सोना को विश्वास दिलाया कि वो उसको इंसाफ ज़रूर दिलाएगी।
हमारी कोशिशों से दिल्ली के एक बड़े चौधरी को फांसी की सजा हुई और सोना का बच्चा उसके हवाले कर दिया गया। सोना अब इसी एनजीओ में रहकर अपने आप को निखार रही है ताकि कल को वो अपने बेटे की अच्छी परवरिश कर सके। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनजीओ को